परम पूज्य गुरुदेव की सत्ता शांति कुंज के कण कण में व्याप्त है। आइए सुने उनकी ही वाणी में यह दिव्य संदेश। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भजन और पूजन की भांति, स्वाध्याय और सत्संग की भांति दो और भी पूजा परक, उपासना परक आध्यात्मिक प्रयोग हैं जो आपको करने ही करनी चाहिए। एक का नाम है चिंतन और एक का नाम है मनन। चिंतन और मनन के लिए किसी कर्मकांड की जरूरत नहीं है, किसी पूजा विधान की जरूरत नहीं है और किसी समय निर्धारण करने के लिए भी जरूरत नहीं है। अच्छा तो ये हो कि आप सवेरे का समय ही इन सब कामों के लिए रखें। अध्यात्म के लिए इस समय सबसे अच्छा प्रातः काल का है। दूसरे कामों के लिए भी प्रातः काल का समय है। सबसे अच्छा समय है, अगर 24 घंटे में कोई है तो प्रातः काल का है। और इस प्रातः काल के समय को आप जिस भी काम में लगा देंगे उस काम में आपको बड़ी प्रसन्नता भी मिलेगी और सफलता मिलेगी। इसलिए चिंतन और मनन की एकांत साधना के लिए अगर आप प्रातः काल का समय निकाल पाएँ तो बहुत अच्छा। कदाचित प्रातः काल का समय निकालना आपके लिए संभव न हो तो फिर आप ऐसे करें, कोई और भी समय निकाल लें। सुविधा का समय जब कभी भी आप ये देख पाएँ कि एक आधा घंटा 15 मिनट का समय कोई ऐसा निकलता है इसमें आप शांत होना ज़रूरी है। चिंतन मनन के लिए भाग दौड़ में रास्ता चलते फिरते जब कर लेंगे, नहीं, ऐसे मत कीजिए। चिंतन मनन के लिए ऐसा संभव नहीं है। ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ के आपके बाहरी विक्षेप उत्पन्न होते हों और आपका मन एकाग्र और शांत हो जाता हो। इसके लिए कोई मुनासिब एकांत का स्थान मिल जाए तो और भी अच्छा। न मिल जाए तो आप आंखें बंद करके भी कहीं बैठ सकते हैं। जहाँ कोलाहल रहे तो आंखें बंद कर देंगे तो भी गुफा हो जाती है। गुफा में चले जाना, शांत एकांत के स्थान में चले जाना भी एक बात है, लेकिन अगर वैसा संभव न हो तो आप आंखें बंद कर लें। आंखें बंद करना भी एक काम है। आंखें बंद करने से भी बहुत काम बन सकता है। तो आप आंखें बंद करके अपने आप को एकांत में समाया हुआ सीखें। सब दुनिया बंद हो गई, सारी दुनिया दिखना बंद हो गई। आपके भीतर ही भीतर का दिखता है, बाहर न कुछ है न कोई दिखता है। इस तरीके से भी काम चल सकता है। इस चिंतन और मनन के अभ्यास के लिए आप कभी बैठ जाएं, थोड़ी देर शांति से बैठ जाएं। ये समझें हम अकेले हैं, अब कोई हमारा साथी और सहकारी नहीं है। साथी अपनी जगह पर, सहकारी अपने स्थान पर, कुटुंबी अपने स्थान पर, पैसा अपने स्थान पर, व्यापार अपने स्थान पर, खेती बाड़ी अपने स्थान पर। इन सबको अपने अपने स्थानों पर रहने दीजिए। आप तो सिर्फ ये अनुभव कीजिए कि हम एकाकी और एकांत में बैठे हुए हैं। फिर क्या करें? फिर आप दो तरह के विचार करना शुरू कीजिए। ये विचार करने की शैली है, ये ध्यान की शैली नहीं है, ये विचारणा है। चिंतन और मन में विचार करने की गुंजाइश है, मन को भागने की पूरी छूट है। ध्यान में तो एक केंद्र पर करना पड़ता है, पर इसमें केंद्र पर नहीं करना पड़ता है। इसके लिए विचार करने के लिए काफ़ी लंबी चौड़ी गुंजाइश है। चिंतन उसे कहते हैं जिसमें कि भूतकाल के लिए विचार किया जाता है। भूतकाल हमारा किस तरीके से व्यतीत हुआ इसके बारे में समीक्षा करिए। अपनी समीक्षा नहीं कर पाते, आप दूसरों की समीक्षा करना जानते हैं। पड़ोसी की समीक्षा कर सकते हैं, बीवी के दोष निकाल सकते हैं, बच्चों की नुक्ताचीनी कर सकते हैं, सारी दुनिया की गलती बता सकते हैं, भगवान की गलती बता देंगे, भक्त की गलती बता देंगे। कोई भी ऐसा बचा हुआ नहीं है जिसको आप गलती न बताते हो। लेकिन अपनी गलती तो आप विचार भी नहीं करते। अपनी गलतियों को हम विचार करना शुरू करें और अपनी चाल की समीक्षा लेना शुरू करें और अपने आप का हम पर्यवेक्षण शुरू करें तो ढेरों की ढेरों चीज़ें ऐसी हमको मालूम पड़ेंगी जो हमको नहीं करनी चाहिए थी। और ढेरों की ढेरों ऐसी चीज़ें मालूम पड़ेंगी आपको जो इस समय हमने जिन कामों को, जिन बातों को अपनाया हुआ है उनको नहीं अपनाना चाहिए था। ये कोई विचार आता नहीं। मन की बनावट कुछ ऐसी विलक्षण है कि अपना सो अच्छा, बस अपना सो अच्छा, ये बात बनी रहती है। अपना स्वभाव भी अच्छा, अपनी आदतें भी अच्छी, अपना विचार भी अच्छा, अपना चिंतन भी अच्छा, सब अपना अच्छा, बाहर वालों का गलत। आमतौर से लोगों की ये मनोवृत्ति होती है। ये मनोवृत्ति बहुत भयंकर है। आध्यात्मिक उन्नति में तो इसके बराबर अड़चन डालने वाला और दूसरा कोई व्यवधान है ही नहीं। इसलिए आप पहला काम वहाँ से शुरू कीजिए कि आत्मसमीक्षा से। एकांत में चिंतन के लिए जब आप बैठें तो आप ये विचार किया कीजिए कि हम पिछले दिनों क्या भूल करते रहे, रास्ता भटक तो नहीं गए, भूल तो नहीं गए, इसीलिए जन्म मिला था क्या, जिस काम के लिए जन्म मिला था वही किया क्या,
पेट के लिए जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा कमाते रहे क्या? कुटुंब की जितनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए थी उसको पूरा करने के स्थान पर अनावश्यक संख्या में लोग बढ़ाते रहे क्या? और जिन लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी उनको प्रसन्नता के लिए उपहार रूप में लाते रहे क्या? क्यों? वजह क्या? ये सब ये गलतियां हैं। इसी तरीके से अपने स्वास्थ्य के लिए जो खान पान और आहार विहार जैसा रखना चाहिए था वैसे रखा क्या? चिंतन की शैली में जिस तरह की शालीनता का समावेश होना चाहिए था वो रखा गया क्या? न हमने शरीर के प्रति अपने कर्तव्यों को पालन किया, न अपने मस्तिष्क के प्रति कर्तव्य को पालन किया, न अपने कुटुंबियों के प्रति कर्तव्यों का पालन किया। कर्तव्यों की दृष्टि से हम बराबर पिछड़े हुए चले गए। जहाँ जहाँ पिछड़े हुए चले गए उन सबको एक बार की विचार कीजिए। क्यों? विचार करने से क्या फ़ायदा? ये फ़ायदा है गलतियाँ समझ पाएंगी तो सुधार की भी गुंजाइश पड़ेगी। गलतियाँ समझ में ही नहीं आएगी तो आप सुधारेंगे क्यों? बीमारी का निदान हो जाए, आपको चेकिंग करा करके पता चला लें कि आपके भीतर टीबी की शिकायतें हैं, तभी तो आप बुखार की इलाज करेंगे। नहीं तो आपको मालूम ही नहीं, अरे साहब ऐसे हम तो ऐसे शरीर ढीला हो जाता है, कोई बीमारी नहीं है, फिर पता कैसे लगे? इसीलिए समीक्षा जो है नाड़ी परीक्षा अपने आप ही कीजिए भूतकाल के संबंध में, पापों की नहीं। पाप क्राइम कोई नहीं कहते, पाप उन्हें भी कहते हैं जो कि है जीवन को ठीक तरीके से न जीने का जो व्यतिक्रम है, ये भी पाप में आता है। क्राइम तो है ही, अपराध तो है ही, चोरी डकैती हत्या वगैरह ये तो बुरे कर्म ही हैं, लेकिन ये भी कम बुरा कर्म नहीं है कि आप आलस्य प्रमाद में ही समय काट डालें। ये क्या कम बुरा समय? आप अपने स्वभाव को गुस्सेबाज बना के रखें, क्रोध से भरे पड़ा करें, ईर्ष्या किया करें, चिंतन और मन को अस्त व्यस्त बना के रखें, ये भी कोई ढंग है? ये क्या है? ये भी गलतियाँ हैं। व्यक्तिगत जीवन में आपको गुण कर्म स्वभाव संबंधी गलतियाँ क्या हुई और क्राइम अपराध जुर्म करने के संबंध में क्या भूलें हुई, इन दोनों के बारे में एक बार विचार किया गया। ये विचार करना बहुत ज़रूरी है। इससे ये मालूम होता है कि हमारी गलतियाँ कहाँ हैं और हम कितना चूकते रहे हैं और चूक रहे हैं। इन चूकों को फिर सुधारने वाला अगला कदम आता है आत्म परिष्कार। आत्मनिरीक्षण के बाद में आत्म परिष्कार का दूसरा नंबर आता है। सुधार कैसे करें? सुधार में क्या बात करनी होती है? सुधार में रोकथाम करनी पड़ती है। मसलन आप शराब पीते हैं तो आप बंद कीजिए, सब अब हम नहीं पिएंगे। अब बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, अपना कलिया जलाते हैं तो आप विचार कीजिए अब हम कलिया नहीं जलाएंगे। ये आत्म परिशोधन इसी का नाम है कि जो गलतियाँ हुई हैं उनके विरुद्ध आप बगावत खड़ी कर दें, रोकथाम के लिए आमादा हो जाएं। संकल्प बल से ये इस्तेमाल करें कि जो भूल होती रही है अब हमसे न हो, इसकी स्कीम बनाइए। गलतियाँ न होने देने का तरीका क्या है, क्या हम करेंगे? और अपने आप में जब कच्चाइयाँ आएंगी और जब आपको कच्चाइयाँ ये मजबूर करेंगी कि जो करते रहें वही ढर्रा चलते रहना देना चाहिए, क्या अर्ज है? अपने साथ में पक्षपात और रियायत करने का जब आपका मन उठे तब आप उसके मन के विरोधी हो जाइए। मन को निगृहित कीजिए, मन को तोड़िए, मन से लड़ाई कीजिए। मन भला आदमी है, कोई कहने से मानता है क्या? ना, किसी का मन कहने से माना नहीं है। मन नहीं लगता तो मन तो लगाइए ना, फिर मन नहीं लगता तो मन ऐसा भला आदमी है, अच्छे कामों में लग जाएगा, नहीं लगेगा ही ये मन के कितने कुसंस्कार उसके ऊपर जमा हुए हैं। आप ये उम्मीद करते हैं कि आपका मन अच्छे काम में लगेगा, ध्यान में लगेगा, भजन में लगेगा? नहीं, इसको लगाना पड़ता है। बैल को जिस तरीके से हल में चलाना सिखाना पड़ता है, घोड़े को जिस तरीके से ज़बरदस्ती हल में तांगे में चलाना पड़ता है, जैसे सर्कस के जानवरों को मार के और अपना अभ्यास कराना पड़ता है, ठीक उसी तरीके से आपको अपने मन के बारे में भी यही करना पड़ेगा। मन को मारना पड़ेगा, मन को तोड़ना पड़ेगा, मन की प्रबंधता करनी पड़ेगी, मन की बगावत करनी पड़ेगी। और मन फिर घूम करके उसी में आ जाए तो उसको सज़ा देने की तैयारी भी करनी पड़ेगी। फिर आप सज़ा भी देते रहिए। मन न माने तब, न माने तो आप खाने का सोने में किफ़ायत कर डालिएगा। क्या किया? मन नहीं माना और जहाँ आप नहीं सोचना चाहते थे, जो नहीं करना चाहते किया, तो आप एक समय का खाना बंद कर सकते हैं। पूरा खाना न बंद करना हो तो उसमें कटौती कर सकते हैं। 4 रोटी खाते हैं और आपका मन ने गड़बड़ा फैला दिया है तो आप 2 रोटी खाइए, आधा बंद कर दिए। कहने का अर्थ है खाने और सोने के साथ में सोने का सजा दीजिए। रोज़ आप 9 बजे सोते हैं, आज हम 11 बजे सोएंगे, 2 घंटे में इसलिए जोएंगे और टहलेंगे। इस तरीके से मिलिट्री के सिपाही गलती करते हैं तो उनको दलील बोल दी जाती है, मिट्टी होते हैं, आप जगने की दलील बोल दी। 2 घंटे हम जगेंगे, 9 बजे सोते हैं, आज 9 बजे नहीं सोएंगे, 11 बजे सोएंगे, बाहर टहलते रहेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे, रामायण पढ़ते रहेंगे, बहरहाल हम नींद से लड़ेंगे। क्यों?
ये दंड है। अपने आप को दंड देने की पद्धति भी आवश्यक है, इसके बिना सुधार होना संभव नहीं है। दंड की प्रक्रिया भी जरूरी है, समझाने से ही काम मान जाता है। खासतौर से दुराग्रही लोग, दुराग्रही जानवर, खासतौर से मन जैसा दुराग्रही, आप ये उम्मीद मत कीजिए कि आपको कह देने से, पढ़ देने से, सुन लेने से, समझाने से बात बन जाएगी। ऐसे नहीं बनेगी, इसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा, बगावत तो करनी चाहिए। गीता में महाभारत का जो जिक्र किया गया है, वास्तव में वो कौरव पांडवों की लड़ाई को गीता से जोड़ने की जरूरत नहीं थी। असल में ये भीतरी और बाहर जो होने वाले हैं द्वंद्व, उनका जिक्र है गीता के माध्यम से। कौरव 100 हैं, पांडव 5 हैं। हमारे विवेकशीलता के आधार 5 हैं, कोश पंच और बुराइयाँ कितना कहने का, 100 कौरवों से भी ज़्यादा हैं, अक्षौणी सेना के बराबर हैं। इनसे बगावत करने वाली बात करनी चाहिए। आत्म सुधार इसी का नाम है, आत्म परिष्कार इसी का नाम है। आत्मनिरीक्षण और आत्म परिष्कार अथवा परिशोधन, ये दो कार्यों को मिला देने से चिंतन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। और ये भूतकाल से ताल्लुक़ रखती है और ये वर्तमान से ताल्लुक़ रखती है। वर्तमान से इसलिए कि उस आधार पर आपको न्याय निर्धारण करना पड़ेगा, नए फैसले उसी आधार पर तो करेंगे। गलतियाँ कहाँ होती रही हैं इसी को समझ करके तो सुधारेंगे। और जो कुछ आपने गुनाह किए हैं उनका परिष्कार के लिए आपको क्या करना है और खाई को कैसे पाटना है, ये तभी तो करेंगे जब पिछली बातें याद आएँ। पिछली बातें याद करने का नाम है चिंतन। चिंतन आप जरूर किया कीजिए। 2 बात तो हो गई ना, एक हो गया आत्मनिरीक्षण और एक हो गया आत्म परिष्कार परिशोधन। ये हो गया चिंतन। चिंतन की ये 2 ही धारा है। चिंतन की दो धारा हैं, गलतियों को याद करना और गलतियों को सुधारने के लिए हिम्मत इकट्ठी कर लेना और कार्य पद्धति बना लेना। आधा काम समाप्त। किसका? एकांत का। एकांत सेवन में चिंतन पूरा हुआ। अब दूसरा वाला कदम उठाइए। दूसरा वाला कदम जो आपको हर दिन एकांत में बैठ करके उठाना पड़ेगा, उसका नाम है मनन। मनन क्या? मनन के भी 2 हिस्से हैं। चिंतन के जैसे 2 हिस्से थे, ऐसे मन के 2 हिस्से हैं। एक हिस्से का नाम है आत्म निर्माण, एक का नाम है आत्मविकास। आत्मनिर्माण और आत्मविकास, ये 2 हिस्से हैं। निर्माण में क्या? निर्माण उसे कहते हैं कि जो चीज़ें आपके पास नहीं हैं, चाहे जो स्वभाव और गुण और कर्म में जो बात शामिल नहीं है, उसको शामिल कीजिए। मसलन आप पढ़े नहीं हैं, विद्या नहीं है आप, तो अब आप कोशिश कीजिए काय को कि आपको विद्या पढ़नी है। हम ईमानदारी से रहते हैं, बीड़ी नहीं पीते, वो तो ठीक है आपकी बात, पर ये पूछता हूँ विद्या की जो कमी है उसको आप क्यों पूरा नहीं करते? विद्या की कमी को आप पूरा नहीं करेंगे तो उन्नति कैसे हो जाएगी? आपका ज्ञान का दायरा कैसे बढ़ेगा? आपकी बुद्धि का विकास कैसे होगा? इसीलिए यहाँ आत्म निर्माण के लिए भी ढेरों काम करना है। स्वास्थ्य आपका कमज़ोर है, इसी से तो काम नहीं चल जाएगा ना कि हम बीड़ी पीते रहें, बंद कर देंगे। बंद तो करनी चाहिए थी, पर एक और बात भी करनी पड़ेगी। आपको स्वास्थ्य संवर्धन करने के लिए आपके अपने आहार में क्रांतिकारी परिवर्तन करना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य धारण करना पड़ेगा और व्यायाम का कोई नए तरीका अख्तियार करना पड़ेगा। ये जो नए तरीके अख्तियार करना है, इसके लिए प्रगति के लिए ये सब आत्म निर्माण में आते हैं। कमी को पूरा करना है, कमी को सुधारना ही तक सीमित नहीं है, कमी को पूरा भी तो कीजिए। सुधार लेंगे इससे क्या बना? पूरा नहीं करेंगे, विद्या को आप नहीं पढ़ेंगे, स्वास्थ्य को सुधारेंगे नहीं, जनसंपर्क बढ़ाएंगे नहीं, सेवा के लिए कदम बढ़ाएंगे नहीं, जो काम करने हैं। नहीं साहब ने गलती सुधार ली, गलती सुधारने से क्या मतलब? गलती को सुधारिए और अपनी योग्यताओं को और अपनी क्षमताओं को और अपनी भावनाओं को विकसित कीजिए। ये क्या है? ये वो है जिसको हम आत्म निर्माण कहते हैं। आत्मनिर्माण में बराबर ये देखना पड़ेगा कि हमारे जीवन में क्या क्या कमी है और उस कमी को पूरा करें। अपने स्वभाव को और आदतों को हम ठीक बनाना कैसे? निर्माण मतलब बनाना होता है। अपने आप को बनाइए, अपने स्वास्थ्य को बनाइए, अपने व्यक्तित्व को बनाइए, अपने चरित्र को बनाइए, अपने स्वभाव को बनाइए, अपनी कार्यशैली को बनाइए, हर चीज़ बनाइए। और इस बनाने के अलावा एक और भी ध्यान रखिए, अब अपने कुटुंब को बनाइए। बनाना स्वयं भी समार है। निर्माण केवल अपने आप का, हम अपने आप में संत बन जाएंगे और रामायण पढ़ेंगे और हम मिठाई नहीं खाएंगे, आपका कहना तो ठीक है, पर वो भी तो आपका अंग है। आप अकेले थोड़ी हैं, आपको जो कुटुंब है वो भी आपके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए निर्माण उसका भी करना पड़ेगा। अगर आप उसका निर्माण नहीं कर सकते, सारे के सारे आपके घर वाले कमीने, उजड़, मूर्ख, दुष्ट बन के रहेंगे, तो आपकी शांति कैसे स्थिर रहेगी? फिर आप भजन कैसे कर लेंगे? फिर आप अच्छी ज़िंदगी कैसे जी लेंगे? फिर आप मीठे वचन का अभ्यास कैसे कर लेंगे?
जब हर आदमी हैरान होगा तो आपको गुस्सा क्यों नहीं आएगा? इसीलिए क्या करना चाहिए कि अपना व्यक्तिगत जीवन सुख और शांति में बनाने के लिए अपने कुटुंब और परिवार के बारे में ठीक वही नीति निर्धारित कीजिए जो अपने बारे में है। वो भी तो अपने अंग है ना, जो कुटुंब भी है वो अंग है तरीके से। हाथ है, पैर है, इन सब हाथ को तो हम धोएंगे, पैर को नहीं धोएंगे। ये क्या बात, पैर को क्यों नहीं धोएंगे? पैर को भी धोना पड़ेगा। हाथ धोते हैं तो पैर को भी साफ हो। इसी तरीके से अपने व्यक्तिगत जीवन को ही अच्छा बनाना पर्याप्त नहीं है, अपने कुटुंब और परिवार का निर्माण करना भी उसी श्रृंखला में शामिल होता है। समाज का निर्माण भी, इन सब को बनाइए। क्या क्या बना इनका एक ही बात बनाइए, इनके अंदर भलवंत साथ पैदा कीजिए, चैत्र निष्ठा पैदा कीजिए, आदर्श पैदा कीजिए, सत्प्रवृत्तियाँ पैदा कीजिए। संपन्न बन जाते हैं तो, और न बन जाते हैं तो कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। गरीबी में भी लोगों ने शानदार जिंदगियां जी हैं, और अमीर रहते हुए भी आदमी ने इतने कलह उत्पन्न किए हैं कि स्वयं मर गया है और दूसरों को मार डाला है। इसलिए संपन्नता की बात मैं नहीं कहता आपसे। निर्माण के लिए मेरा मतलब गुण, कर्म और स्वभाव से। आप इन विशेषताओं को, आप आदमी की शालीनता को और आदतों को और चिंतन की शैली को बदलने के लिए जो कुछ कर सकते हो वो सब कीजिए। परिवार के लिए भी कीजिए। परिवार के पंचशीलों में क्षमशीलता का नाम आता है, सुव्यवस्था का नाम आता है, मितव्ययता का नाम आता है, सहकारिता का नाम आता है। ये सब बातें उसमें आती हैं। आप इन गुणों को स्वयं भी धारण कीजिए, घर वालों को भी कीजिए। ये है व्यक्तित्व के और चरित्र के निर्माण करने का, चिंतन के निर्माण करने का एक शानदार तरीका है। आप उसको किस तरीके से कार्यान्वित कर सकते हैं, इसके बारे में चिंतन और मनन के समय पर जब आप बैठें एकांत में तो ये विचार किया कि ये तीसरी वाली धारा है, निर्माण वाली धारा। चौथी वाली एक और धारा है जो जिसे मनन का दूसरा हिस्सा कह सकते हैं, अथवा चिंतन मनन की चौथी वाली कड़ी कह सकते हैं। उसका नाम है आत्मविकास। आत्मविकास, आत्मविकास का क्या मतलब? आत्मविकास का मतलब यह है कि अपने आप का, अपने अहम के दायरे को बढ़ा देना। लोगों का दायरा बहुत छोटा है, खूब मंडूक की तरीके से अपने शरीर को ही अपना मानते हैं। ये नहीं मानते कि हम समग्र समाज के एक घटक मात्र हैं। रक्त के एक कण की क्या कीमत हो सकती है, आप बताइए। रक्त के सारे कणों का समूह जब मिल जाता है तो ही तो खून का संचार होता है। एक कण जरा सा निकाल लें, क्या ही खाइए बेचारा। संयुक्त होने पर ही बात बनती है। इसलिए आप अपने दायरे को सीमित मत कीजिए। आप संकीर्ण स्वार्थपरता से ऊंचा उठने की कोशिश कीजिए। अपने मैं के स्थान पर हम कहना सीखिए। हम सब, वी, हम सब। अगर आप यही करते रहेंगे मैं, तो बकरे की तरीके से आप सीमाबद्ध हो जाएंगे और खूब मंडूक की तरीके से एक ऐसे छोटे दायरे में घिरे रहेंगे जिसमें कि आप और आपका कुटुंब बस इतने याद में रह जाएंगे। आपका समाज से अर्थात भगवान से कोई संबंध ही नहीं रह पाएगा। इसलिए अपने आप का दायरा विकसित कीजिए। हम सब के सब हमारे, इस तरीके से विचार कीजिए। आप इस तरीके से विचार कीजिए, आत्मवत् सर्वभूतेषु, सारा संसार हमारे ही समान है। सबके सहयोग से हम जिंदा हैं और हमारा सहयोग सबको मिलना चाहिए। ये अगर आप विचार करेंगे तो आपको समाजनिष्ठ होते चले जाएंगे, चरित्रवान नागरिक होते हुए चले जाएंगे। देश, धर्म और समाज और संस्कृति के प्रति आप अपना लगाव व्यक्त करने लगेंगे और उनकी समस्याओं को भी अपनी समस्या मानने लगेंगे। ये क्या होगा? ये आत्मा का विस्तार। आत्मा का विस्तार यही है जिसको हम आध्यात्मिक उन्नति के नाम से पुकारते हैं, आत्मिक प्रगति के नाम से पुकारते हैं। यही रास्ता है जिस पर चलते हुए आदमी का पूर्ण लक्ष्य तक पहुंचना संभव है। आपके लिए भी ये रास्ता है, सबके लिए एक ही रास्ता है। अपने आप को दायरा बढ़ा दीजिए। संतों ने यही किया था, महापुरुषों ने यही किया था। वो अपने लिए नहीं जिए, वो समाज के लिए जिए, देश, धर्म और संस्कृति के लिए जिए। सबके दुखों में शामिल हुए, औरों के दुख बटाते रहे और अपने सुख बांटते रहे। अपने सुखों को बांट देना और दुखों को दूसरों को बढ़ा लेना, ये कुटुंब की वृत्ति है। आप अपनी वृत्तियों को कुटुंबिक बनाइए, पारिवारिक बनाइए। अपने परिवार को जैसा अपना समझते हैं, ठीक उसी तरीके से सारे समाज को भी समझिए, सारे देश को समझिए, सारी मानव जाति को समझिए, प्राणिमात्र को समझिए, दायरा बढ़ाइए। वसुधैव कुटुंबकम का अपना सिद्धांत है। हमारा कुटुंब बड़ा होना चाहिए, परिवार हमारा बड़ा होना चाहिए। सारे संसार तक हमारी कौटुंबिकता विकसित होनी चाहिए। ये कौटुंबिकता ही है जिसके आधार पर आदमी के सुख और शांति खड़ी हुई है। आदमी को और कुटुंब में से हटा दिया जाए, कुटुंब को अगर से छोड़ दिया जाए तब आदमी इक्कड़ हो जाएगा और खूनी हो जाएगा और कातिल हो जाएगा और स्वार्थी हो जाएगा। इसीलिए क्या करना होता है? मिल बांट के खाना, हिल मिल के रहना, मिल बांट के खाने वाली नीति आपको
जीवन में उतारनी पड़ेगी। तो कैसे उतार पाएँ? अपना दायरा बढ़ा दीजिए, दायरा बढ़ा दीजिए। जो चीज़ें आपको अपनी मालूम पाती हैं उनमें प्रसन्नता होती है और उनको आप अपना समझते हैं। लेकिन अगर आप सबको अपना मान लें तब आपको कितना गर्व और गौरव अनुभव होगा। सूरज भी आपका, चाँद भी आपका, सितारे भी आपके, नदी भी आपकी, पहाड़ भी आपके, ज़मीन भी आपकी, सारे इंसान भी आपके, सारा कुटुंब भी आपका, सारा संसार आपका। अगर ये दायरा चौड़ा कर लें तब आपकी खुशी का क्या ठिकाना रह सकता है। अभी तो आपने थोड़े से लोगों को, थोड़ी सी वस्तुओं को अपना माना है, उससे भी कुछ न कुछ तो आपको राहत मिलती है, प्रसन्नता होती है। जिस दिन आप सबको अपना मानने लगेंगे और अपने को सबका मानने लगेंगे तब आप फिर ज़रा देखना तो सही कैसा मज़ा आता है, कैसा आनंद आता है, आपके जीवन में गतिविधियों में कैसा हेर फेर होता है और आपकी प्रसन्नता किस तरीके से ज़मीन से आसमान तक छूने लगती है। ऐसी स्थिति पैदा कीजिए। चिंतन मन के नाम पर आत्म समीक्षा 1, आत्म सुधार 2, ये चिंतन, और आत्म निर्माण 1 और आत्म विकास 2 मनन और 2 चिंतन, चारों को मिला दीजिए। ये चारों वेदों का सार है। ये चारों दिशाओं से भगवान के बरसने वाले अनुदानों को प्राप्त करने का सही तरीका है। आपकी उपासना में चिंतन और मन की को भी स्थान रहना चाहिए और न केवल स्थान रहना चाहिए बल्कि उससे मजबूती से पकड़े रहना चाहिए, छोड़ना किसी भी कीमत पर न हो। ऐसा अगर आपका संकल्प होगा तो आप आध्यात्मिक जीवन में तेजी से आगे बढ़ेंगे और वो लाभ प्राप्त करेंगे जो अध्यात्मवाद के क्षेत्रों में प्राप्त होते हैं। समाप्त।